सोडियम अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। बाह्यतम कोश यानी संयोजकता कोश 8, इसका प्रोटॉन के कारण नाभिक के ऊपर होता है धन आवेश। इसको क्या प्रथम कोश को हम बोलते हैं K, द्वितीय को L, तृतीय को M, अगर चौथा है तो N। तो बाह्यतम कोश को क्या बोलते हैं? संयोजकता कोश। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, हमें पता 2, 8 और 7, तो 2 यहाँ गए। जय हिंद, जय भारत। बच्चों आज जो है हम लोग जो हमारी कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 3 जो पढ़ रहे हैं धातु एवं अधातु, उसके अंतर्गत अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वह है धातु एवं अधातुओं कैसे के बीच में अभिक्रिया कैसे होती है, धातु और अधातु के बीच में अभिक्रिया होती कैसे है, ये पढ़ने वाला है ना। जब धातु और अधातु दोनों साथ आएंगे तो उनके बीच में कैसे अभिक्रिया होगी और उनकी अभिक्रिया से क्या बनेगा। ठीक है, ऑफकोर्स धातु और अधातु के अभिक्रिया से आयनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो उन आयनिक यौगिक के बारे में भी बात करेंगे। तो किस किस के बारे में बात करने वाला है आज के अध्याय के अंतर्गत धातु और अधातुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं और उसके साथ साथ आयनिक यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें धातु और धातु कैसे अभिक्रिया करती है। इसको समझने के लिए आपकी देखो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लाया हूं मैं, आपकी एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये, है ना बेटा। ये है क्या है कि एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा ये सारी। इसमें क्या लिखा हुआ है वो समझो। ऊपर के क्रियाकलाप यानी हमने अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने बहुत सारे ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी हैं, कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी, बिल्कुल हमने देखी है। ठीक है ना। धातु इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करते हैं, धातु जो ये अभिक्रिया करते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें जो धातु अभिक्रिया कर रहे हैं, धातु इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसका, वो समझने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, नवी कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करो। अभी दोबारा बताऊंगा अगर याद नहीं आ रहा तो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी तो 9th का है, अपने जितना काम का है उतना ही बताऊंगा मैं, राइट है ना बेटा। फिर हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कर्ष गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। अभी संयोजकता कोष क्या होता है 9th में पढ़ा, याद करो आप। जो तत्व परमाणु की संरचना देखी थी ना आपने, तो जो किसी भी तत्व के परमाणु के जो बाह्यतम कोष होता है, अभी बात करेंगे उस बाह्यतम कोष को, उसी को संयोजकता कोष कहते हैं। अभी परमाणु की संरचना बनाएंगे और समझेंगे हम, ठीक है बेटा। इसलिए हम ठीक है, तो हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कर्ष गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। इस लाइन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लोग, और इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। भाई ये तो 9th का ज्ञान था, ठीक है ना। तो ये बता रहा है, लास्ट लाइन ये कह रही है इसमें कि कोई भी तत्व कितना क्रियाशील है और कितना नहीं है, तो ये उसको संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के आधार पर हम उसको समझ सकते हैं। हमने क्रियाशीलता की जो श्रेणी बनी ना, क्रियाशील श्रेणी, वो भी इसी आधार पर, संयोजकता कोष के आधार पे ही उसको भी हम समझ सकते हैं बेटा। हमने कहा था कौन सा तत्व किसी दूसरे तत्व के सक्रिय श्रेणी में हमने किया था, उसके लवण के विलयन से उसको वो विस्थापित कर रहा था, विस्थापन अभिक्रिया हो रही थी, तो वो क्यों हो रही वो भी आज की क्लास में समझेंगे। एक्चुअली बेटा देखो आज की जो क्लास है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, को समझना आप। आज की क्लास इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो रही है आपकी कि आज की अगर क्लास आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपके रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और जो आपका अध्याय 4 है ना वो भी बहुत सॉल्व हो जाएगा आपका। अध्याय 4 भी आज की क्लास अगर अच्छे से समझ में आई तो अध्याय 4 बहुत आसानी से कंप्लीट होगा हमारा कार्बन वाला, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और अगर आज की क्लास में प्रॉब्लम रह गई, आज की क्लास में, तब आपको अध्याय 4 में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आज इस क्लास को अगर अभी यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ा तो अध्याय 4 में इस क्लास को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वापस इसी सेम वीडियो को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना बेटा, अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक चीज ध्यान रखना, आप कुछ बच्चों का कमेंट था सर आप कम पढ़ाते हो, कुछ बच्चों को कमेंट है सर आप कुछ लाइनें छोड़ देते हो। नहीं, मैं कोई लाइनें नहीं छोड़ता, मैं खाली इतना करता हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता। एक्स्ट्रा का मतलब ये है मेरा कि जितना आपको जरूरत है कक्षा 10 के अकॉर्डिंग उतना ही पढ़ाता हूँ, है ना। अब कक्षा 10 में कक्षा 12 का पढ़ाऊंगा आपको पागल बना के कि यार देख कि 12 तक मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। अरे एक्स्ट्रा पढ़ा, आपको पागल बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको नंबर दिलाना है 100 में से 100, और मेरे पढ़ाए हुए में से 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। आप चाहे तो मेरी क्लास जो है, आपके क्लास टेस्ट होता है उसमें लिख के देख लें, टीचर से ये ना बताएं कि मैंने वहां से पढ़ा, लेकिन आप उस मेरे आंसर लिख के देख लें, नंबर मिलेंगे आपके, कहीं नहीं कटेंगे। क्योंकि जब हम बोर्ड में जाते हैं ना बेटा, हमारे पास बोर्ड में आंसर शीट आती है, उस आंसर शीट में नंबर डिवाइडेड होते हैं, ये लाइन लिखी हुई तो ये नंबर है, ये लाइन लिखी हुई तो ये नंबर है। साइंस की कॉपी ऐसे ही चेक होती है ना बेटा, दूसरे सब्जेक्ट की तरह मुझे नहीं पता, लेकिन साइंस की कॉपी तो ऐसे ही चेक होती है।
साइंस की कॉपियां ऐसे ही चेक होती है। और मैं साइंस क्लास ले रहा हूँ तो साइंस के बारे में लगभग लगभग मैं आपको सब सही बता रहा हूँ, है ना बेटा। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से मेरी क्लास आराम से कॉपी पेन लेके बैठे पढ़े और जो इम्पोर्टेंट लगे वो लिखे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले, तो वीडियो को लाइक कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर ले। और समझ में आया तो लास्ट में उसमें लिखे जरूर कि सर मैं सब समझ में आ गया, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर समस्या है तो वो भी लिखो ताकि उस समस्या का मैं समाधान कर लूँ, है ना बेटा। तो चलो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। उत्कट गैसें एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दो। पहले तो अब हम समझ चुके हैं कि 118 तत्वों में 90 से ज्यादा जो है धातु हैं, है ना, और 22 के लगभग अधातु है, बाकी उपधातु है, वो समझ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम उत्कर्ष गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये समझना आप। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बेटा, कोई भी एक परमाणु है, परमाणु की संरचना देखो तो उसमें नाभिक होता है। क्या होता है बेटा? नाभिक होता है, गोल नाभिक होता है। नाभिक में होते हैं बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी हमें न्यूट्रॉन का मतलब नहीं, इसलिए हम न्यूट्रॉन हटा रहे हैं। अभी न्यूट्रॉन से हमें मतलब नहीं है, हमें हमारा जो काम पढ़ रहे हैं उतना ही लिखेंगे। इसमें पॉजिटिव धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन के अलावा भी। और हम तो सिर्फ प्रोटॉन की बात करेंगे, चलो न्यूट्रॉन की भी बात नहीं करते। आपको जितना समझना उतना ही समझो, जितना सिलेबस में है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके नाभिक में होता है प्रोटॉन, ठीक है, और इसका प्रोटॉन के कारण नाभिक के ऊपर होता है धनावेश, इसको क्या बोलते हैं बेटा? नाभिक। और नाभिक के बाहर की ओर होता है कोष। क्या होता है बेटा? कोष। ये सारे गोल होते हैं ना बेटा। अगर मान लो मेरे से थोड़ा सा गोलाई बराबर नहीं आ रही हो तो भी आप गोलाई ही बनाए। प्रथम कोष, द्वितीय कोष, ये सारे गोल होते हैं बेटा, ध्यान रखना। द्वितीय कोष, है ना बेटा। प्रथम कोष को हम बोलते हैं के, द्वितीय को एल, तृतीय को एम, अगर चौथा है तो एन। इस प्रकार नाम देते हैं, के से स्टार्ट करते हैं नाम इनको, ठीक है। और ये जो है बीच में ये क्या है, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं बेटा? नाभिक। नाभिक के ऊपर कैसा आवेश होता है बेटा? धनावेश होता है। कैसा आवेश होता है? धनावेश। आप समझना, आपको देखो मेरी क्लास पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आए। इस पर आवेश होता है धनावेश बेटा, समझो। और जो ये कोष है, के एल एम एन, ये सब क्या बेटा? कोष है। इस कोष के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को जो है बेटा हम लिखते हैं ई माइनस से। कैसे लिखते हैं? ई माइनस से। जहां भी ई माइनस है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर होता है ऋणावेश। क्या होता है बेटा? ऋणावेश। अब देखो बेटा, अब समझना, अगर प्रोटॉन की संख्या 1 है, अगर प्रोटॉन कितना है, समझ इधर समझाता हूँ। प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। प्रोटॉन कितना है? 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। प्रोटॉन 2 है, प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे। प्रोटॉन 10 है, 10 तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो 10 है प्रोटॉन, इसकी बात कर ले हम। प्रोटॉन कितने? 10। प्रोटॉन के नंबर 10 और इलेक्ट्रॉन के नंबर 10। 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, आपस में एक दूसरे का प्रभाव खत्म, और इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, उदासीन। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये हो गया उदासीन। समझ में आ रही बात? अगर और यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रोटॉन 2, प्रोटॉन 2, प्रोटॉन कितने? 2, और इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो दोनों का 2 से 2 पर धनावेश, 2 ऋणावेश, आवेश खत्म। इस तत्व के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, है ना बेटा। लेकिन समझना, जैसे मान लो इसमें प्रोटॉन है 11, कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन भी है 11, और किसी कारण इस 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पीछे बच जाए 10। कितने? 10। तो माइनस के कितने हैं हमारे पास नंबर? 10, और प्लस के कितने हैं? 11। प्लस के तो 11 और माइनस के है 10, तो दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 1। तो ये जो भी तत्व होगा, एक्स मान लो, एक्स है जो भी है, इसके ऊपर प्लस 1 लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? और अगर मान लो प्रोटॉन तो है 17, और इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है 17, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसे उधार लेकर 18 इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो इस प्रकार जो बनेगा उसके ऊपर माइनस है, क्यों? 17 और 18, तो माइनस का नंबर 18 और 17 प्लस का है। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? चलो इसको दोबारा समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप जो है एक टेबल है, ये आपकी बुक की टेबल है, ये बुक आपकी बुक में दे रखी है ना बेटा। इसके अंदर देखो, इस टेबल की बात कर रहे हैं,
तो सबसे पहले उत्कर्ष गैसें दे रखी, सबसे ऊपर कौन सी गैस दे रखी बेटा, उत्कर्ष गैस है। उत्कर्ष गैस कौन सी है, हीलियम। चलो यही लिखते हैं हीलियम। परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 2। ठीक है, अच्छा 2 है तो आप समझना ये नाभिक, जितना परमाणु क्रमांक उतने उसमें प्रोटॉन होंगे, जितना उसका परमाणु संख्या होगी उतने ही उसमें अंदर प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे सामान्य अवस्था में, जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं दिया जाता या ले नहीं लिया जाता। अगर वो तत्व को इलेक्ट्रॉन अपने में से त्याग दे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, प्रोटॉन की जितना परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कुछ चेंजेस आ सकता है, वो भी उस अवस्था में जब परमाणु को इलेक्ट्रॉन या तो त्याग दे या कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंज आएगा। अन्यथा सामान्य स्थिति में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की होंगी, और प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही परमाणु संख्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही परमाणु संख्या है। तो हीलियम की परमाणु संख्या है 2, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, 2 होंगे प्रोटॉन। और जो पहला कोष होगा, पहले कोष में ध्यान रखना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं। प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तो ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो याद रखना प्रथम कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, ये के। तो आपका प्रथम कोष है के, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो देखो जो हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष में 2 आ सकते हैं, तो दोनों भर गए, दोनों ही भर के। तो किसी तत्व का बाह्यतम कोष, अब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो प्रथम कोष के बाद द्वितीय कोष होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो द्वितीय कोष जाएगा क्या, कोई कोष कोई पर्टिकुलर कोष तो है नहीं जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता। देखो समझना, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश, ऋण आवेश, नाभिक पे कैसा आवेश, धन आवेश। और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन धनावेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से चिपक जाना चाहिए, आसान मारिए आपको, ऐसे तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से चिपक जाना चाहिए, पर चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपकेगा, उसका कारण है इलेक्ट्रॉन जो है किसी, जैसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है, क्या करता है, घूमता रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। स्थिर होता तो आके चिपक जाता, तो वो तो स्थिर नहीं है, वो तो क्या कर रहा है, घूम रहा है। और जब भी कोई चीज तेजी से घूमती है तो उस सर्कल से बाहर जाने का प्रयास करती है। अगर आप घर पे भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक पत्थर लो, उसको रस्सी से बांधो, फिर गोल गोल घुमाओ, है ना, खेत में या ऐसी जगह, खाली जगह, वहां जाके ये प्रयोग करना, अदरवाइज आप किसी का सिर फोड़ दोगे, है ना। उस पत्थर को जोर जोर से घुमाओ, तब आपको आपके हाथ पे क्या महसूस होगा, आपके हाथ पे ऐसा लगेगा पत्थर बाहर की ओर जा रहा, पत्थर बाहर की ओर खींच रहा है आपके हाथ को भी। आप गोल गोल घुमाओगे, फिर एकदम छोड़ोगे तो पत्थर गोल गोल नहीं घूमेगा, वो किसी भी जिस दिशा में आप छोड़ोगे, पर घुमाते घुमाते जहां छोड़ेगा और जिस दिशा में होगा उस दिशा में सीधी गति करेगा। वो क्या करेगा, सीधी गति करेगा, ना कि पत्थर घूम के घूमते जाएगा, नहीं, कहीं नहीं घूमेगा, वो सीधा जाएगा। आप चाहे तो प्रयोग करके देख लेना। इलेक्ट्रॉन भी गोल गोल घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी उसमें से निकलना चाह रहा है, क्या कहा चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन भी वहां से निकले गोल गोल घूमते हुए। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य आवेश आकर्षण है, इस आकर्षण से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर जा रहा है और वो बाहर, तो एक जगह ऐसी आएगी जो नाभिक उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है वो, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है वो, दोनों के दोनों जो बल जो है बराबर हो जाएंगे। जहां नाभिक उसको अंदर खींच रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, दोनों बल बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों बल बराबर हो जाएंगे उस जगह पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का पथ है उसे बोलेंगे कोष, बाह्य कोष। क्या बोलेंगे बेटा, कोष। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो कोष है, नहीं है तो नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कोष ही नहीं है। यानी कि अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रथम कोष के अंदर 2 आ जाते हैं, द्वितीय कोष में 8 आते हैं। तो प्रथम कोष में 2 ही है तो 2 ही, प्रथम कोष भर गया, अब द्वितीय कोष है ही नहीं। तो बाह्यतम कोष को क्या बोलते हैं, संयोजकता कोष, ये है ना, जैसे ये बाह्यतम कोष, ये क्या बेटा, बाह्यतम कोष। इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ गया तो बाह्यतम कोष यही हुआ। बाह्यतम कोष को ही बोलते हैं संयोजकता कोष। क्या बोलते हैं बेटा, संयोजकता कोष, इसी को बोलते हैं कोष। बात समझ आ रही है आपको, इसी को बोलते हैं संयोजकता कोष। और कोई भी तत्व ये चाहता है कि अपना बाह्यतम कोष या तो पूरा भरा हो, क्या हो, या तो पूर्ण भरा हो, पूर्ण भरा हो, या उसके अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन। इस 8 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अष्टक। तो कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, इसके लिए चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और इलेक्ट्रॉनों को त्यागना और ग्रहण करने से बंध बनता है और रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। और अगर उसका बाह्यतम कोष पूरा भरा हुआ है तो उसे ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, बाह्यतम कोष पूरा भरा हुआ है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा।
और जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं रहा है और ग्रहण ही नहीं कर रहा है तो वो किसी से कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, और जब वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा तो उसे क्या कहेंगे, उत्कर्ष गैस। क्या कहेंगे, उत्कर्ष गैस। अब आपने हीलियम का देख लिया, ऐसे ऐसे नियॉन की बात करूंगा, अगर मैं नियॉन की बात करूं, नियॉन में ये नाभिक है, ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं, नियॉन परमाणु क्रमांक कितना, 10, परमाणु संख्या 10, तो हाँ 10 तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 10, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10। हमने बात की थी प्रथम कोष में कितने आ सकते हैं, 2 मैक्सिमम, तो ये 1 2, द्वितीय कोष में कितने आते हैं, 8, तो द्वितीय कोष, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में द्वितीय में 8 ही आ सकते, द्वितीय भी भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे कैसे आर्गन की बात करें, आर्गन जो इसके परमाणु क्रमांक कितने, 18, ये लो, प्रोटॉन कितने, 18, ठीक है, प्रथम कोष भरा हुआ, द्वितीय कोष, और तृतीय कोष। द्वितीय कोष में 8 आ सकते हैं, तो 8 आ जाते हैं, 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो तृतीय कोष में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। देखो प्रथम कोष में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भर गए। अब आप एक चीज समझना, मैं इलेक्ट्रॉनों को पास पास नहीं लेकर हूं, ऐसा थोड़ी लिख रहा हूं जैसे ये कोष बना दिया है और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, नहीं लिख सकता मैं। दोनों को देखो, दोनों को बीच इलेक्ट्रॉन जो लिखूंगा ना मैं, तो इलेक्ट्रॉन दोनों और बराबर दूरी के बीच में, एक ऊपर लिखूंगा तो दूसरा नीचे लिखूंगा। आप बता सकते हो ऐसा क्यों लिखूंगा, आपको भी ऐसे ही लिखना है, उसका रीजन सुनना। देखो समान आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर जैसे ये चक्कर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से भी ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान आवेश है, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, ये भी इसको इधर से, ये इधर धक्का देगा, तो ये वाला इसको इधर धक्का देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन समान आवेश से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन भी हट जाए, इस इलेक्ट्रॉन को नीचे वाला हटाना चाहता है और ऊपर वाला नीचे वाला को हटाना चाहता है। तो दोनों प्रतिकर्षण, जहां प्रतिकर्षण बल समान होता है वहां पर दोनों बराबर टिक जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे, ताकि इधर का भी प्रतिकर्षण बराबर हो जाए, इधर का भी बराबर हो जाए। फिर अगला तो इधर और इधर, ताकि बीच का गैप बराबर है सबका प्रतिकर्षण। इसलिए ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आर्गन में 18 में से 2 नहीं समझ में आया तो कमेंट में डाल देना, दोबारा समझा दूंगा। पहला कोष कौन सा था, के के अंदर 2 आ गया। द्वितीय कोष के अंदर 18 है, तो हमें पता है द्वितीय कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। द्वितीय कोष में फिक्स है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो भरो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 द्वितीय कोष भर गया। अब तृतीय कोष में पीछे कितने बचे, 8, और तृतीय कोष में 8 आते हैं, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमने क्या किया, कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, बाह्यतम कोष में 8। बाह्यतम कोष यानी संयोजकता कोष 8, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसको रिएक्शन करने के इलेक्ट्रॉन ना त्यागने की जरूरत है ना ग्रहण करने की जरूरत है। 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये अपने आप को स्थायी मान लेता है। हाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब मैं स्थायी हो गया। क्या हुआ, यानी अब मैं स्थायी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अस्थायी, फिर वो गड़बड़ी करेगा, कैसे भी करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो परमाणु का टारगेट क्या है, अपने पहला कोष है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही करेगा, और पहला कोष के अलावा कोई सा भी कोष है तो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। कितने करने की कोशिश करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बनने की कोशिश करेगा। कम से कम 8 तो भरो ही भरो। बात समझ में आ रही है आपको, 8 इलेक्ट्रॉन बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब धातुओं की बात करें, धातुओं की बात, ठीक है। तो धातुओं में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये बना दे, चलो कोई बात नहीं। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है। तो सोडियम में 11 मतलब पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में ओनली 1। मैग्नीशियम में 12, तो पहले में कितने आएंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे के अंदर 2। देखो सोडियम का देखो 2 और 8 10 और 1 11 बराबर हो गए।
मैग्नीशियम के 12 तो 2 और 8 10 और 2 12 बराबर 12 हो गए। ठीक है, तब मैं सोडियम की बात करूं, देखो सोडियम का एक बना देता हूं स्ट्रक्चर ताकि आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। मैग्नीशियम का भी बना दूंगा बाद में। सोडियम प्रोटॉन कितने हैं 11। प्रथम कोष 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ना भर दिया हमने। द्वितीय कोष में कितना 8 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। द्वितीय कोष भी भरा हुआ। देखो जो कोष भरा हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो भरे हुए कोष से हमें कोई मतलब नहीं, क्यों कहीं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते ही नहीं है, तो उसका हम ज्यादा कोई ध्यान रखेंगे ही नहीं। अब बात ये तृतीय कोष, और तृतीय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तृतीय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन ओनली 1। अब एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, एक छोटी सी चीज समझना। नाभिक पे धनावेश है, नाभिक पे धनावेश है, ठीक है। देखो प्रोटॉन पे धनावेश लगाते हैं, नाभिक पे कैसा आवेश है बेटा धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, ठीक है। तो नाभिक भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन भी नाभिक को अपनी तरफ खींचता है ना। आपस में ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसा नहीं खाली नाभिक ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे, नहीं, इलेक्ट्रॉन भी नाभिक को अपनी ओर खींचता है, नाभिक भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। अब आप एक छोटा सा काम करना है, घर पे एक चुंबक लेना, ठीक है, और एक लोहा लेना। चुंबक लोहे को खींचती है ना अपनी तरफ, तो चुंबक रखना यहाँ, लोहे की कील रखना यहाँ पर, नहीं खींचेगी, धीरे 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 जो आप लाओगे चुंबक को, लोहे की मतलब कील तो यही है, जो आप लोहे को पास ले जाओगे, जो लोहे को पास ले जाओगे, सॉरी एक लोहा लिया दूसरी चुंबक ली, लोहे को वहीं रख दो और चुंबक को धीरे 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 लोहे के पास ले जाते जाओ। जो चुंबक थोड़ी पास आएगी लोहे की कील थोड़ी हिलेगी, और जो पास ले जाओगे थोड़ी और हिलेगी और चुंबक की ओर आएगी, और जो बिल्कुल पास ले जाओगे वो चिपक जाएगा आके चुंबक। ऐसे ही होता ना, मतलब ज्यो ज्यो दूरी कम होती है त्यों त्यों आकर्षण ज्यादा होता है। जो जो दूरी कम होती है क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा होता है, आकर्षण उस कील को खींचने का चुंबक का आकर्षण बल ज्यादा होगा। दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा, और जो लोहे की कील और चुंबक के बीच में दूरी, अगर दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल कम, और अगर बीच की दूरी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब समझो। सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 है, नाभिक में कितने प्रोटॉन है 11। तो ये प्रथम कोष के इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज, दूरी कम है तो बहुत ज्यादा मजबूती से खींचेंगे, द्वितीय कोष के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा कम मजबूती से खींचेंगे, और तृतीय कोष का 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें तो और भी कम बल लगेगा, और भी कम बल लगेगा। अब मैंने कहा कि कोई भी तत्व जो है अपने बाह्यतम कोष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। कोई भी तत्व जो है अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा, 8 ध्यान रखना। और हमारे पास जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है अभी? अभी हमारे पास जो है बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सोडियम को अपना बाह्यतम कोष पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और लाने की जरूरत पड़ेगी। सोडियम को अपना बाह्यतम कोष पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप खुद सोचो कि प्रोटॉन कितना है, खींचने वाले कितने हैं 11 जन ही है, और अगर मैं बाहर 7 इलेक्ट्रॉन और ला दूं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 और 7 18। तो क्या वो 7 इलेक्ट्रॉनों को रख पाएगा? नहीं, नहीं रख पाएगा। तो इसकी जगह पे एक दूसरा उपाय ये है कि क्यों ना जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है अकेला जो बाह्यतम कोष में है सोडियम के, उसी को हटा दें, उसी को निकाल दें। अगर मैं इस बाह्यतम कोष का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, यहाँ से इसको निकाल, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन ही निकाल दूंगा, ठीक है, तो हटा दूंगा मैं। ये बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बाह्यतम कोष ही खत्म, इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बाह्यतम कोष भी खत्म। बाह्यतम कोष खत्म तो अब बाह्यतम कोष कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो बाह्यतम कोष नहीं, तो बाह्यतम कोष कौन सा होगा? सेकंड वाला, और सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्थायित्व को प्रदान करेगा कि नहीं करेगा? मैंने ये हटा दिया तो बाह्यतम कोष ही खत्म। अब देखो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो है 11, और प्लस के कितने हैं 11, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमने
हटा दिया। अब प्लस के 11 और माइनस के 10, तो बच जाएगा प्लस का 1। कितना बचेगा? प्लस का 1। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अभी सोडियम के ऊपर हम प्लस लगा देंगे, 1 के तो प्लस लगा देंगे। बात समझ में आई? अब देखो, सोडियम अपना आपको स्थायी करने के लिए, सोडियम अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ना। फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देना। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, इतनी नहीं लगाएगा ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा जिससे ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये सोडियम वाली बात है। तो सामान्यतः सोडियम सोडियम आयन के रूप में रहता है। क्या होता है? सोडियम आयन के रूप में रहता है, सोडियम प्लस आयन के रूप में। अब मैग्नीशियम की बात भी समझ लो आप। अब मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम है यहाँ पर, मैं इसी को मैग्नीशियम बना दूंगा, है ना। तो चलो इसको हटा देता हूँ। आपने, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, इसी को मैं मैग्नीशियम बना रहा हूँ, मैग्नीशियम की संरचना बता रहा हूँ। ठीक है, ये सोडियम हटाया हमने। ठीक है, तो देखो सोडियम यहाँ पर जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ना, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तब ये सोडियम आयन बनाएगा। इस भी यहाँ इतना सा लिख देता हूँ। अब मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम कितना? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। मैग्नीशियम के केस में तीसरे में 2 है। तो मैग्नीशियम में भी सेम चीज होगी। सोडियम में हमने क्या देखा था कि सोडियम में हमने देखा था कि 11 तो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन कितने थे? 11, और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10, एक त्यागने के बाद। तब हमने लिखा था Na+। अब मैग्नीशियम में कितना है? मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। बाह्यतम कोश में मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं मैग्नीशियम में? 12। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12 प्रोटॉन। ठीक है, और 12 तो प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 12। लेकिन ये अपने आप को स्थायित्व करने के लिए ये बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने आप को स्थायी करने के लिए बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और जब त्याग देगा तो अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8। उसको चाहिए कितने थे? 8 ही तो चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 8। तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अब इसमें प्रोटॉन तो कितने रह जाएंगे? 12, और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 10। तो माइनस के 10 प्लस के, प्रोटॉन प्लस के होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, माइनस के 10 पीछे बच जाएगा प्लस के 2, यानी कि उस मैग्नीशियम को हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम +2। बात समझ में आई क्या? ये अपना आपको स्थायी करने के लिए, मतलब अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो इस टेबल के अंदर देखो आप, धातु जो सोडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये इसको त्याग देता है, ये इसको त्याग देता है, मैग्नीशियम। बात समझ में आ रही क्या? एल्यूमिनियम 3 है, तो इसको त्यागना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है, कि 2 को आसान है, कि 3 को त्यागना आसान है? ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है। और इसलिए तो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देगा, मैग्नीशियम को थोड़ा टाइम लगेगा, और एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर स्थायित्व प्राप्त करेगा, तो इसको थोड़ा बहुत धीमी गति से रिएक्शन करेगा। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम में क्या हुआ कि एक कोष और बढ़ गया, पोटेशियम के अंदर एक कोष और बढ़ जाएगा। पोटेशियम के केस में क्या होगा बेटा? एक कोष और बढ़ जाएगा, बढ़ा दो एक कोष। अब मुझे एक चीज बताना, और एक जो बाहर वाला कोष है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रह गया पोटेशियम में। ये देखो पोटेशियम धातु का है 19, कितना है? 19। तो 2 8 8 8 8 2 8 10 और 8 18 1900 चला गया बाह्यतम कोष में। तो इसमें एक कोष, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एक कोष बढ़ गया। और जब हमें पता है कि एक बाह्यतम कोष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कोष बढ़ने पर क्या होगा? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये देखो यहाँ पे ये इस n कोष में चला गया पोटेशियम के अंदर। कहाँ चला गया? n के अंदर। तो कोष बढ़ने से जो जो नाभिक से दूरी बढ़ती है, हमने अभी बात की थी, जो जो नाभिक से दूरी बढ़ती है, जो जो आकर्षण बल कम होता है, तो पोटेशियम बहुत आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या करेगा? बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसलिए पोटेशियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होती है ना बेटा। अब बात करते हैं अधातुओं की। अब बात करेंगे अधातुओं की, समझना। चलो यहाँ समझो, अगला पेज को समझो। अधातु, धातु की बात समझाती हूँ, यहाँ लिखो अधातु। देखो धातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागते थे। धातु क्या करते थे? धातु जो थे, धातु इनकी प्रवृत्ति क्या था? इलेक्ट्रॉन का त्यागना इसकी प्रवृत्ति थी। धातु की सामान्य क्या प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। जबकि जो अधातु होते हैं ना बेटा, अधातु की प्रवृत्ति थोड़ी सी अलग होती है। अधातु ये सामान्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, त्यागते नहीं है, ग्रहण करते हैं। क्यों? अब ग्रहण कौन करेगा और त्यागेगा कौन? जिसके बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो ग्रहण करेगा, ठीक है।
और जिसके बाह्यतम कोश के अंदर अगर 8 से 1 या 2 कम होंगे, जैसे 6 या 7 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेंगे ताकि उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। भाई किसी के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो 7 के 7 त्यागना बहुत मुश्किल होगा कि एक ग्रहण करना आसान होगा? 7 त्यागना तो बहुत मुश्किल है, एक ग्रहण करना आसान है, तो 7 त्यागने की जगह एक ग्रहण करेगा। तो अधातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, धातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। एग्जाम्पल देखो, देखना मैं समझाता हूँ आप। जैसे हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बात करते हैं हम। नाइट्रोजन कितना है? परमाणु क्रमांक 7। ये देखो, आपने देखा नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7। तो इसकी बात करूंगा नाइट्रोजन की, तो बनाऊंगा ये नाभिक, प्रोटॉन 7, ये प्रथम कोश, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, ये द्वितीय कोश, टोटल 7 है तो द्वितीय में 5 होंगे। कितने होंगे? 5। 1 2 3 4, ये 5वां, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? प्रोटॉन कितने इसमें? 7 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। लेकिन हमारे पास 2 और 5 के रूप में, 7 की कैसे 2 और 5 के रूप में, अष्टक करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने चाहिए? 3। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे भी करके। ऐसे ऐसे क्लोरीन का समझो, मैं क्लोरीन का समझाता हूँ आपको। क्लोरीन का एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से क्लोरीन समझा रखा है। क्लोरीन परमाणु क्रमांक होते हैं 17। कितने होंगे? 17। मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17। इलेक्ट्रॉन 17 तो प्रथम कोश में कितने आएंगे? पर 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। दूसरे में 8 और तीसरे में बच्चे ही 7 है, तो ये होंगे इसका। तो ये जो कोश, अच्छा एक चीज, कोशों में इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो क्रम होता है, या कोशों में जो इलेक्ट्रॉन जितनी संख्या में भरे जाते हैं, कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये भी ध्यान रखना है ना बेटा, यही बता रहे हैं इसका। उसी के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। अभी आप सिंपल यही समझो, उसी के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं। थोड़ा अलग होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन अभी यहाँ पे आप यही समझ लो। तो इसका देखो, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तीसरे में 8 और तृतीय के अंदर 7 गए। तो इसकी फोटो बनाऊंगा आपको। प्रोटॉन 17, प्रोटॉन कैसे होंगे? प्लस होंगे, प्रथम कोश। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 और 2। द्वितीय कोश कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे द्वितीय कोश के अंदर? 8 के 8 भरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, द्वितीय कोश। इस द्वितीय कोश में थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको, अभी हमने देखा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। द्वितीय कोश की बात करूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 7। अब हमने ये बात की थी कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा? 8। कितना कम है? 1। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी तत्व से उधार ले लेगा जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन त्याग कौन रहा है? धातु। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन रहा है? क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, क्लोरीन। तो धातु में ऐसा कौन सा तत्व जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सोडियम की बात की थी, सोडियम और मैग्नीशियम। चलो सोडियम का हमने यहाँ वापस बना देते हैं। सोडियम का बनाते हैं, चलो सोडियम यहाँ बना देते हैं। सोडियम 11 था। सोडियम, ये नाभिक 11, प्रोटॉन कितना है? 11, प्रथम कोश 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। द्वितीय कोश भरा हुआ, तृतीय कोश आ जाओ।
द्वितीय कोष में ओनली एक इलेक्ट्रॉन। तो हमने बात की थी कि सोडियम जो है, सोडियम में 2, 8 और 1, तो लास्ट वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा, ताकि इसमें क्या होगा, ये बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो सोडियम के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, Na प्लस आवेश आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और जो ये इलेक्ट्रॉन त्यागा था ना बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा इसमें आकर भर जाता है, यहाँ पर क्या जाएगा, ये आकर क्लोरीन के अंदर आकर क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, सोडियम ने त्यागा, क्लोरीन ने ग्रहण किया, सोडियम ने त्यागा, क्लोरीन ने ग्रहण किया, तो क्लोरीन के ऊपर आ गया ऋण आवेश। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, धन आवेश। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। और धन आवेश और ऋण आवेश, मैंने आपको बताया था विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है। इसका इन दोनों के मध्य लगेगा आकर्षण बल। क्या लगेगा, आकर्षण बल। और आकर्षण बल लगने के कारण ये NaCl बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, NaCl, प्लस और माइनस एक दूसरे कट जाएंगे और ये उदासीन अणु लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, NaCl लवण बन जाएगा। अब एक चीज सोचना, सोडियम जो है आप इसको वायुमंडल में खुला नहीं रख सकते। अगर खुला रखोगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और हमने अभी क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सोडियम के बारे में, कि सोडियम अति क्रियाशील धातु है और शीघ्र वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके धमाका कर देगा। मतलब बहुत ज्यादा उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया होती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है उष्मा उत्पन्न होती है, और सोडियम जो बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जल है ना, जलवाष्प से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और वो हाइड्रोजन गैस जो उष्मा रिलीज हुई उसकी सहायता से जल के पॉट पॉट की आवाज के साथ धमाका टाइप आवाज भी आती है। सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। और क्लोरीन का हमने अम्ल सार जो क्लोर सार अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी ना, क्लोर सार अभिक्रिया में पढ़ी थी, क्लोरीन का जो है हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं पता है आपको, क्लोरीन का हम यूज करते हैं स्विमिंग पूल का पानी साफ करने के लिए, जल को साफ करने के लिए, विरंजक चूर्ण बनाने में। तो इस जगह स्विमिंग पूल का कीटाणुनाशक रूप, सॉरी, क्लोरीन का कीटाणुनाशक रूप में भी काफी उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का कीटाणुनाशक रूप में काफी उपयोग किया जाता है, ठीक है। और सोडियम इतना खतरनाक धातु है, सोडियम इतना खतरनाक धातु है, क्लोरीन कीटाणुनाशक है। लेकिन जब दोनों, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक धनावेश बना देता, दूसरा ऋण आवेश बना देता, उस आवेश के कारण दोनों पास पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पास पास, और दोनों मिलने से बन जाता है NaCl, जो नमक है, हम जो घर में खाते हैं ना वही नमक है। क्या है, जो हम घर में खाते हैं वो वाला नमक है, वो NaCl क्या बन गया, घर में खाने वाला नमक बन गया। अब बताओ, नमक इतना खतरनाक है क्या, नहीं। हुआ क्या, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और उसका आकर्षण बल के कारण जो एक नया लवण बन गया, उस लवण के गुणधर्म वगैरह सब अलग, लवण के गुणधर्म वगैरह सब अलग। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों के त्यागने और ग्रहण करने से या इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से उनके मध्य बंध बन जाता है, और बंध बनने के बाद उनके जो नए पदार्थ बनते हैं उनके सारे गुणधर्म ही बदल जाते हैं। नमक आराम से, कहा नमक में धमाका होता है, नमक आराम से घर में किचन में रखते हैं हम लोग, तो नमक में तो धमाका नहीं होता, तो उससे सारे गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं तब जब रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया में या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, एक आगे हम चौथे आपका जो फोर्थ अध्याय है, चौथा पार्ट है, उसके अंदर पढ़ेंगे, या तो साझा, उसमें साझा, और यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं आदान प्रदान वाला, उसमें साझा के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा भी होता है, वो बाद में देखेंगे डिटेल में। लेकिन अभी आपको NaCl वाला समझ में आया क्या? चलो मैं एक और बताता हूँ मैं आपको, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था ना, मैग्नीशियम 12, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 12 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12। मैग्नीशियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, नाभिक, प्रोटॉन कितने होंगे 12, ये प्रथम कोष। आप गोल बनाना है ना बेटा, ये द्वितीय कोष। हाँ, थोड़ी तबीयत नरम है आज, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये द्वितीय कोष। द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम में? 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक यूज क्या, 2 8 10 और 2 12, द्वितीय कोष में 12 ये होता है। क्लोरीन का भी हमने देखा थोड़ी देर पहले, ये क्लोरीन।
प्रोटॉन कितने होंगे 17 प्रथम कोष, 2 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कोष, 8 इलेक्ट्रॉन तृतीय कोष, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे कैसे क्लोरीन का अणु और बना देते हैं यहाँ पे नीचे हम। 17 प्रोटॉन 17 प्रथम कोष, 2 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कोष, 8 इलेक्ट्रॉन तृतीय कोष, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7। फिर क्लोरीन जो है, क्लोरीन के अंदर क्या 2 8 7। इसका क्लोरीन के अंदर भी क्या कंडीशन है, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 7। मैग्नीशियम के पास कितने एक्स्ट्रा 2, ठीक है, मैग्नीशियम के पास कितने एक्स्ट्रा 2 और क्लोरीन के पास कितने की कमी है, एक क्लोरीन के पास एक की। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच जाएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, दूसरा क्लोरीन ले लेगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने क्लोराइड माइनस आयन बनाया और इससे एक और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी त्याग देगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन का अणु ले लेगा और यहाँ पर ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आ गया और ये भी क्लोरीन माइनस बना। क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, इसलिए मैग्नीशियम ने कितने त्यागे 2 प्लस बनाया। क्या बना बेटा 2 प्लस बनाया। बात समझ आ रही। जब ये मैग्नीशियम है ये 2 प्लस, ये एक इस क्लोराइड आयन के साथ और एक इस क्लोराइड आयन के साथ आकर्षण बल बनाएगा और इस प्रकार जो है इसमें बन जाएगा MgCl2। तो ये माइनस माइनस 2 माइनस हो गया, 2 प्लस हो गया, जी उदासीन है ना बेटा। इस प्रकार MgCl2 बनता है। तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बना रहा है, ये धन आयन बना रहा है बेटा। क्या बना रहा है, धन आयन बना रहा है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं ये क्या बना रहे बेटा, ये बना रहे हैं ऋण आयन। क्या बना रहे बेटा, ऋण आयन बना। क्या बना रहे, ऋण आयन बना रहे। एक धनायन बना रहा है, दूसरा ऋण आयन बना रहा है। बात समझ आ रही है आपको। ये धनायन बना रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं ऋण आयन, ठीक है। धनायन बन गया, ऋण आयन और उनके मध्य आकर्षण, आकर्षण से एक नया तत्व बन जाएगा, आकर्षण बन जाएगा लवण बन जाएगा। अब समझना, देखो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज देखी। उत्कर्ष गैसें हैं, उत्कर्ष गैसें कोई क्रिया नहीं करती, ठीक है। उत्कर्ष गैसें जो है, उत्कर्ष गैसें किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करेगी क्योंकि आयतन कोष में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनको क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है। धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 या 2 ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। और अधातुओं के अंदर देखो आप, आयतन कोष में 1 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब समझना एक चीज, आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो NaCl है, NaCl इसकी बात करो मैं, तो NaCl खाली एक अकेला अणु ऐसे तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा NaCl के साथ दूसरा NaCl ऐसे रह सकता है क्या, आप बताओ। NaCl के ऊपर ऐसे रह सकता है क्या, नहीं, क्योंकि समान समान को प्रतिकर्षित करेगा, समान आयन समान आयनों को प्रतिकर्षित करेगा। तो कभी इस ढंग से NaCl नमक के अंदर स्ट्रक्चर NaCl का नहीं होता। तो कैसे होता वो समझना। जैसे ये NaCl है, NaCl तो इसके जस्ट नीचे है ना ऐसे रहेगा NaCl, 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 ठीक है। यहाँ पर NaCl,
NaCl, NaCl, ठीक है, NaCl, NaCl, इस प्रकार आवाज होगा। तब जो है हल्का सा आकर्षण जो पास पास वाले क्लोराइड और सोडियम के बीच में भी रहेगा, आकर्षण हल्का के बीच में भी रहेगा। इसके कारण इस प्रकार ये क्रिस्टल बनाते हैं, नमक का क्रिस्टल बनाते हैं। अब आप सोचना, अगर मैं ऊपर से चोट मार, क्या करूँ, चोट मारूंगा तो ये प्लेट जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपके हुए, ये थोड़ा सा स्लिप हो जाएगा, क्या होगा, थोड़ा सा स्लिप हो जाएगा। और जब ये स्लिप हो जाएगा, ये वाली जो है प्लेट थोड़ी सी ऊपर आगे खिसक जाए, अगर ये आगे खिसक जाए तो क्या हो जाएगा, जो ये NaCl जो था, NaCl और NaCl तीनों थे, ठीक है, इनके मध्य ये बंद, इनके मध्य ये बंद, लेकिन ऊपर वाली प्लेट थोड़ी सी आगे खिसक गई, ये जो Na यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया NaCl, फिर NaCl, ठीक है, फिर अगला भी NaCl आगे चला गया। अब बताओ समान आयन के सामने आए कि नहीं आए, आए, समान, ऊपर से चोट मारने पर समान आयन के सामने आ गए, जैसे कि आगे खिसकने से समान आयन सामने आए, पर चोट मारने से आगे खिसकने से समान आयन सामने आए, और समान आयन सामने आने से क्रिस्टल टूट जाता है, ठीक है, क्रिस्टल टूट जाता है। इस प्रकार जो आयनिक यौगिक, ये जो यौगिकों की प्रकृति, इसे बोलते हैं भंगुर, क्योंकि ये आयन जो है धनायन, समझना, धनायन और ऋण आयनों के मध्य, ऋण आयन के मध्य, धनायन और ऋण आयन है ना बेटा, ऋण आयन के मध्य आकर्षण बल के कारण ये यौगिक बनते हैं, आकर्षण बल के कारण बनते हैं, इसलिए आकर्षण बल के, तो ये भी आयन है, ये भी आयन, तो ये जो बनते हैं ना नए तत्व, इसको बोलते हैं आयनिक यौगिक बोलते हैं। जो भी बनता है लवण, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक बोलते हैं। बात समझ आ रही है आपको? इसको विद्युत सहसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं, वो आगे बात करेंगे। अभी इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आयनिक बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक यौगिक बोलते हैं। बोल, बात समझ में आया है क्या आपको? आयनिक यौगिक क्यों बोलते हैं कि धनायन और ऋण आयन के मिलने से बनता है, इसलिए आयनिक यौगिक बोलते हैं। धनायन कैसे बनता है समझा दिया, ऋण आयन कैसे बनता है समझा दिया मैंने आपको। अब समझना, समझा कि अब देखना आपकी एनसीईआरटी की लाइन समझ हम चुके हैं, अब आप अपनी एनसीईआरटी की लाइन देखना क्या लिखा हुआ। सारणी में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, देख लिया था हम। यदि अपने एम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो एल कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि कोश ही खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही तो बाह्यतम कोश बनेगा ही एल, है ना, जिससे कि स्थायी अष्टक उपस्थित हो। ठीक है, इस परमाणु, अब आगे क्या लाइन लिखी हुई है समझना। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता हो जाती है। कैसे हुई हम समझ चुके हैं, प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10 है तो एक धन आवेश की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तथा यह सोडियम आयन, सोडियम धन आयन बात हो गई थी, और Na+ आयन प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन, बात कर ली हमने, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 7 होता है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है क्लोरीन को, तो सोडियम उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागे गए 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। सोडियम में जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्लोरीन उसको ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि उसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो उसके ऊपर क्या हो, इकाई ऋण आवेश हो गया है। और जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18, तो बाह्यतम कोश में 8 हो गए। इससे क्लोराइड आयन को Cl- देखो यहाँ माइनस नहीं लगाया ना, था Cl-, क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों तत्वों के बीच निम्नलिखित, अच्छा समझ बता के आपके एनसीईआरटी ने, देखो अगर आप समझो तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके ऊपर 1 के प्लस आ गया, Na ने जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके ऊपर आ गया प्लस। ठीक है, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन हट गया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। Na ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्लोरीन ने देखो यहाँ पे ये ग्रहण कर लिया। मैंने आपको चित्र से समझाया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी हमेशा सही है, चित्र वाला तो मैंने समझाने के लिए डिटेल में बताया आपको, ठीक है, लेकिन लिखना आपको वैसे ही जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए वो ठीक था, लिखना आपको एनसीईआरटी का ही है ना। क्लोरीन ने क्या किया, इस आयन को ग्रहण किया, और टोटल कितने, 2 8 8 बन के बाह्यतम कोश में 8 हो गए, और क्लोराइड आयन बना दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे, डॉट डॉट के फॉर्म में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में बनाया है यहाँ पे सोडियम के ऊपर, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस के फॉर्म में बनाया है। बात समझ आ रही है? तो ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, क्रॉस क्या है, ये जो क्रॉस है ना ये भी इलेक्ट्रॉन है, और ये जो डॉट है ना ये भी इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन सोडियम का इलेक्ट्रॉन कौन सा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन सा, आपको कैसे पता चले? तो ये समझाने के लिए हमने क्या किया, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था ना उसको तो डॉट के रूप में बना दिया, और जो क्लोरीन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है ना वो बनाए। देखो यहाँ पे समझना आप, क्लोरीन के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम है,
सोडियम के बाह्यतम कोष में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को बनाया है 1। अब ये बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, हमें पता 2, 8 और 7, तो 2 यहाँ गए, 3, 4, 5, 6 और ये लो भाई 7वां इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के साथ बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन बनाया। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सोडियम का कौन सा क्लोरीन का? तो इसलिए सोडियम को डॉट के रूप में बना दिया, क्लोरीन को क्रॉस के रूप में बना दिया। बाकी क्रॉस और डॉट का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्रॉस का मतलब भी इलेक्ट्रॉन ही है, डॉट का मतलब भी इलेक्ट्रॉन ही है, पर सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए हमने ये अलग अलग सिंबल का यूज किया बस। अब ये सोडियम जब यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ आ गया। अभी हमें जस्ट समझा है। ये देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में आ गया। आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखो, आप ज्यादा आसानी रहेगी। इसका इलेक्ट्रॉन वापस ये इसी का है। बात समझ में आई क्या? आपको मैंने आपको समझा दिया, ये वाली ये सेम चीज। अगर आपको आपको तो लिखना है, एनसीईआरटी वाले लाइनें हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये क्लोरीन के यहाँ पर आ गया। डॉट, आपको यहाँ डॉट ही बनाना है। क्या करना है? आप डॉट ही बनाना है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Na+ बन गया, और ठीक है ये Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका था ही, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लिया, 2 ये यही थे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। ये बन गया पूरा पूरा माइनस, और दोनों मिलकर बना दिए NaCl। ये चीज है। बात समझ में आ रही है क्या? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को ही बनाते हैं हम। ये जो एक क्रॉस के रूप में है ना, ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है बेटा, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई क्या आपको? ये तो सोडियम क्लोराइड की बात, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो हम समझ चुके हैं, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो इसके ऊपर 2 धनावेश आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 धनावेश आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन की वही सेम बात हम समझ चुके हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। कितने त्यागे? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। 2 क्लोरीन अलग अलग क्लोरीन आए, दोनों ने अपना एक ग्रहण किया। तो जैसे मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन ये डॉट के रूप में है, एक क्लोरीन के यहाँ आकर जुड़ जाएगा, दूसरे क्लोरीन में यहाँ आकर जुड़ जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार मैग्नीशियम हो गया, इसके पास में 2 क्लोरीन के अणु बन गए, MgCl2 बन गया। बात में आ रही क्या? इस क्लोरीन, अब हमने इसमें एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, यहाँ पर 2 लिखे हुए, देखो आप, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन के अणु। आप कंफ्यूज ना हो ना, MgCl2 के अंदर जो है Mg तो यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है और Cl यहाँ पर 2 लिखे हुआ है, तो 2 क्लोरीन का अणु है, एक Mg का अणु है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। अब इस आयनिक यौगिक को विद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। विद्युत जो है, विद्युत भी तो इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही गति करती है, विद्युत भी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से ही गति करती है। इनको आयनिक यौगिक को विद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से अब परिभाषा बना दी हमने। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकल गई? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ आई? देखो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, समझ में आ गया सर ऐसे, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।